हेलो। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई थिंक स्टडीज आर गोइंग वेल. सो टुडे we are going to discuss chapter number 11 of biology class 12th, biotechnology principles. तो बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं. और इन क्वेश्चंस का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से किया है मैंने कि मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो लगभग पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है, राइट. लेकिन एक मेरी पुरानी आदत भी है कि मैं कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत नहीं करता. मैंने अपने पिछले चैप्टर में भी, उसकी वीडियो में, चैप्टर के कुछ शुरुआत के मिनट्स में चैप्टर को ब्रीफ किया था. चैप्टर को ब्रीफ करने से पूरे चैप्टर का एक आइडिया स्टूडेंट को मिल जाता है और पुरानी कुछ मेमोरीज भी ताज़ा हो जाती है. तो चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उन्हें करने में बहुत आसानी महसूस होती है. ये मेरा अपना खुद का मानना है. और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि जब मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर, आप क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा चैप्टर का आइडिया ज़रूर दे दें. तो मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को पहले देना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी बातों को करे वेस्ट करें अपना हम टाइम. हम एक एक मिनट को यूटिलाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे. जितना समय हमारा यूटिलाइज होगा क्वेश्चंस में, समरी को करने में, उतनी ही ज़्यादा हमारे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं. चलिए, समरी ऑफ द चैप्टर में मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी एक इतनी बर्निंग ब्रांच हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी ही एक ऐसी ब्रांच है जो एक नया कैरियर बना रही है बच्चों का. एक दौड़ लग रही है बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, और सच भी है कि बायोटेक्नोलॉजी से हम वो सब चीज़ें प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं जो एक माइक्रो वर्ल्ड्स में से हम कभी भी बनाने में सफल नहीं हुए थे. ये सक्सेस रेट हमारा बना बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी की वजह से, उस ब्रांच की ग्रोथ की वजह से. हालांकि बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि कोई एक नई ब्रांच है और आप लोग इस ब्रांच से अछूते हैं. नेवर एवर. देखिए, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई तभी बायोटेक्नोलॉजी भी एग्जिस्टेंस में आ गई थी. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि तब तक शायद साइंस का भी एग्जिस्टेंस नहीं आया था जब बायोटेक्नोलॉजी अपने एग्जिस्टेंस में आ गई थी, लेकिन उसको उस समय बायोटेक्नोलॉजी नाम नहीं दिया गया था. तो एक बहुत छोटी सी मैं बात बताता हूं. फ्रूट्स का जूस निकाल करके उसको स्टोर करने की परंपरा एक एज ओल्ड प्रोसेस है, बहुत पुरानी ये परंपरा है, एज ओल्ड प्रोसेस है. और इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों. बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है क्या? फर्मेंटेशन, जिसको हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कैटेगराइज करते हैं. वाइन का फॉर्मेशन हुआ, आज नहीं हुआ था. वाइन का फॉर्मेशन एक एज ओल्ड इवेंट है, बहुत पुराने जमाने की एक घटना है जब वाइन का फॉर्मेशन हुआ. और बच्चों, वाइन भी फ्रूट जूसेस के
फर्मेंटेशन से ही तैयार होती है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रूट जूस। तो अर्ली फर्मेंटेशन प्रोसेसेस प्रैक्टिस्ड बाय मैन इंक्लूडेड प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, सिरका, production of curd, etc. These all are the events of biotechnological processes, and these are the age-old process, right? तो आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है। बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। हाँ, समय के साथ साथ जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करती है, तकनीकें बदलती चली जाती है। एक जमाना था हम लैंडलाइन पर फोन किया करते थे, आज हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं। अब मोबाइल में भी आज हम इतना ज़्यादा एडवांस हो गए कि अब हमने मोबाइल के साथ साथ उसके अंदर इंटरनेट को भी एंट्री प्रदान कर दी। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है। ठीक उसी तरीके से बायोटेक्निकल प्रोसेसेस भी समय के हिसाब से चेंज हुए और उसमें नई नई चीज़ें एंटर हुई। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, बहुत सिंपल, इट इज द इंटीग्रेटेड यूज, प्लीज सी, it is the integrated use of biochemistry, microbiology and engineering science। देखिए बच्चों, यहां पर बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट द सिंगल थिंग। बहुत सारी ब्रांचेस यहां पर मिलेंगी, सबका इंटीग्रेशन होगा, तब बनेगी एक ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। बायोटेक्नोलॉजी का जो एडवांस वर्जन है वो केवल एक ब्रांच कैरी नहीं कर रहा, बल्कि इट इज कैरिंग बायोकेमिस्ट्री, इट इज कैरिंग माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and engineering science in order to achieve technological application of the capabilities of microorganisms or cultured tissues or cells। यानी कि हमें बायोकेमिस्ट्री भी अप्लाई करनी है, हमें माइक्रोबायोलॉजी भी अप्लाई करनी है, हमें इंजीनियरिंग साइंस भी अप्लाई करनी है। और कहाँ अप्लाई करनी है? हमें अप्लाई करनी है जाकर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है, और कल्चर्ड सेल्स और टिश्यूज, ये भी इतनी स्मॉल साइज के होते हैं कि जिनको नेकेड आइज से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। उन पर हमें ये ब्रांचेस अप्लाई करनी पड़ती है, तब बनती है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। सेकंड डेफिनेशन और मैं पढ़ने जा रहा हूं, बोर्ड पर लिखी हुई है, आप लोग ध्यान दें। और मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते रहे, बार बार नोट करते रहिए। हर चीज को जितना बार बार, जितना आपके हाथों से गुजर के जाएंगी, उतना यहां सेटल होती चली जाएगी। यहां से कम और इससे ज्यादा फर्क पड़ता है यहां के सेटलमेंट का। समझ लीजिए मेरी बातों को। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल सेल्स और their components to generate products and services useful to human being। देखिए, नई नई वैक्सीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। पैंडेमिक के इस दौर में जब कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोरोना की कोई वैक्सीन डेवलप होगी। और आज कोरोना की वैक्सीन हर बड़े देश ने डेवलप कर ली है। कैसे कर लिए? विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली बायोटेक्नोलॉजी। केवल और केवल बायोटेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है, राइट? तो आप लोगों को यह भी पता है कि वैक्सीन के फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल सेल्स, इन सब का यूज किया गया बहुत अच्छे
क्यों किया गया? टू जनरेट प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बायोटेक्नोलॉजी की यही बेसिक चीजें अगर आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो जाए एक बार, तो कोई आपके मार्क्स आने से नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो रूट स्टडीज होती है, बेसिक थिंग्स होती है किसी भी चैप्टर की, हम उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि एडवांस कॉन्सेप्ट्स में खो जाते हैं। बात वही हो जाती है कि ना वो समझ में आता ना ये समझ में आता। तो अगर हम बिल्कुल रूट लेवल से किसी भी चैप्टर की स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अस। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी यहां एक नया वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट बच्चों। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स है वो क्या इंक्लूड करती हैं, यहां पर आप लोगों के सामने मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा। 3 स्टेप्स में हम अपनी बात को खत्म करेंगे, और ये 3 स्टेप्स है: क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। अब सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वही अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक है, वो है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहला सवाल यहां पर यह है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। एक बार ये पता लग जाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है तो इसको क्रिएट किया जाए। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर नंबर 3। चलिए एक एक स्टेप को हम आगे आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। अगर ये तीनों स्टेप्स आप लोगों ने क्लियर कर लिए तो समझिए आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया पूरी तरीके से। The first recombinant DNA was constructed by Stanley Cohen and Herbert Boyle in 1972। अब आप अंदाजा लगाइए कि कब से बायोटेक्नोलॉजी की इस एडवांस ब्रांच के बारे में काम चल रहा है। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए जो काम चल रहा है वो बहुत पहले से चल रहा है। 1972 में तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका था। It was already constructed in 1972, my dear students। तो आप ये ना समझे कि बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी अभी 2-4 साल पहले कभी कहीं शुरू हुई होगी। 1972। आप अंदाजा लगाइए कितनी पुरानी बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, पिछली सदी की बात कर रहा हूं। 20वीं सदी, 21वीं सदी अभी चल रही है। चलिए, देयर आर 3 स्टेप्स in creating a genetically modified organism और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं 3 स्टेप्स के ऊपर के, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए पैदा होता है और किस तरीके से उनकी हेल्प से किसी भी एनिमल को ट्रांसजेनिक किया जा सकता है, यानी कि इंप्रूव किया जा सकता है उसकी ब्रीड को, उसकी वैरायटी को। तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने 3 स्टेप्स लेकर के आऊंगा। किस लिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जीएमओ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। तो प्लीज सबसे पहला, अब यहां भी 3 स्टेप्स हम लेकर के चल रहे हैं, अभी इन 3 स्टेप्स को आप नोट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन्स, नंबर 1। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट सेल। नंबर 3, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। चलिए, यहां इन तीनों स्टेप्स तक पहुंचने के लिए थोड़ा आइडिया मैं एक बार फिर इन तीनों स्टेप्स का आप लोगों को देना चाहूंगा। एक बार, किसी ऑर्गेनिज्म को हमें मॉडिफाई करना है, कैसे? जेनेटिकली मॉडिफाई करना, यानी उसके जीन के अंदर कोई चेंज पैदा करके हम उसकी ब्रीड को इंप्रूव करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जिसको हमने मॉडिफाई कर लिया
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके लिए जो 3 स्टेप्स हैं आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, चीज़ें बहुत जल्दी आपके समझ में आएंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, सबसे पहले हमें वो जीन, वो डीएनए उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हम उसके अंदर एंटर कराना चाहते हैं किसी भी एनिमल के अंदर, राइट। एक बार वो जीन हमारे हाथ आ गया, उसको हम जीन को आइडेंटिफाई कराकर उसको होस्ट सेल में यानी कि उस एनिमल की सेल में इंट्रोड्यूस करा देंगे। और नंबर 3 है मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, हम लगातार उस होस्ट सेल के अंदर उस डीएनए का ध्यान रखेंगे, उसको टेक केयर करेंगे एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजनी, और उसकी प्रोजनी यानी कि नेक्स्ट संतान में उस डीएनए का ट्रांसफर ठीक प्रकार से हो पाता है या नहीं, तो नेक्स्ट जो प्रोजनी आएगी दैट विल बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, राइट। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है, यही आप लोग पूछना चाह रहे थे मुझसे बार बार, और अब मैं आ गया हूं इनके सारे स्टेप्स आप लोगों के सामने लेकर के, एक एक करके इन स्टेप्स को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। इन स्टेप्स को आप सभी लोगों को आपको ये बोर्ड पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना, डीएनए को निकाल लेना। एक डीएनए है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये डीएनए एक डिजायरेबल डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर हमने निकाल लिया और इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने इसके फ्रैगमेंटेशन कर लिया, ठीक है। इसका फ्रैगमेंटेशन यानी कि इसका एक पीस हमने अपनी इच्छा से अलग कर लिया। यहाँ पर हमको ज़रूरत होती है एक एंजाइम की जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग किसी भी डीएनए के पीस को कहीं से भी कट कर सकते हैं। इसीलिए इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाए जा सकते हैं और अपने इंटरेस्ट का एक पीस उसमें से अलग किया जा सकता है। ये हमने अलग कर लिया। देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, देन उसके बाद वेक्टर डीएनए के साथ डीएनए के पीस का लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब उसको पेस्ट करना। सपोज एक वेक्टर डीएनए है, किसी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और ये एक सर्कुलर डीएनए है, राइट, आपको दिखाई दे रहा है सर्कुलर डीएनए। अगर मैं सही ढंग से इसको आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये सर्कुलर डीएनए कुछ इस तरीके का रहेगा। अब हमने इसमें से एक पीस को अलग कर लिया। ये पीस अलग करके अभी मैं आपको दोबारा एक डायग्राम बना रहा हूँ। इसके बाद का जो स्टेज है, इसके बाद का स्टेज में इस तरफ ड्रॉ करूँगा कि ये हमने एक पीस इसका अलग कर लिया है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये जो हमारा इच्छा का डिजायरेबल जीन है, इसको ले जाकर के हमने इस वेक्टर के अंदर यहाँ पर ये अटैच कर दिया, राइट। इसको करने के लिए, इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर हमें एक लाइगेज नाम के एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो किसी भी डीएनए को कहीं भी पेस्ट कर सकता है, कहीं पर भी चिपका सकता है, एक एडहेसिव का काम करता है लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट विद वेक्टर डीएनए, तो ये वेक्टर डीएनए के साथ इसको अटैच कर दिया है हमने बच्चों, और देन इसको उठा करके होस्ट के अंदर एंटर करा दिया। कल्चरिंग द ट्रांसजेनिक सेल, इस सेल का कल्चर हुआ, डिविजन्स हुए धीरे 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 धीरे, और उसके बाद
एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, हमें अपनी मर्जी का डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ये सारी बातें बहुत डिटेल में करने का अभी समय मेरे पास नहीं है। आई कैन ओनली गिव ए ब्रीफ आउटलाइन स्केच ऑफ द चैप्टर। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता, लेकिन जितना भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी, क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी। देखिए, प्लाज्मिड इज ए, द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या है इसमें? फंगस, बैक्टीरिया पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। आपको बहुत अच्छे से अभी अभी मैं बता के चुका हूं कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी कि दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस चैप्टर। पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट? कुछ मेथड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से मेथड को यूज नहीं किया जाता? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में एंटर कराने के लिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड ऑलवेज यूज किए जाते हैं, जीन गन मेथड यूज किए जाते हैं। बायोरिएक्टर्स मैं समझता हूं कि यूज नहीं किए जाते, बायो रिएक्टर्स, राइट। तो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों के सामने एक के बाद एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, और मैं जानता हूं कि आप लोगों की नॉलेज इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर देगी। चलिए, इससे पहले मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। एसेंशियल एंड रीजनिंग क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कभी नहीं किए, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट को कहते हैं एसर्शन और दूसरे को कहते हैं रीजन। एसर्शन और रीजन ए और आर से इंडिकेटेड है। देखिए, एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको एसर्शन कहा गया है, और दूसरा स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा यहाँ पर जिसको रीजन कहा गया है। ठीक है, तो एसर्शन एंड रीजन, ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, राइट, ए एंड। अब आप लोगों को इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक, और फिर आंसर देना, क्या ए बी सी या डी, इनमें से एक ऑप्शन आप इसके आंसर के लिए चुनेंगे। अगर एसर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है और रीजन वाला पार्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हम ए लिखेंगे। अगर दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो हम बी लिखेंगे। अगर एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सी लिखेंगे, और अगर दोनों ही फॉल्स है तो डी लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको, हम लोग आपके सामने पढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल आर मेड competent by treating them with specific concentration of divalent cation। मुश्किल लगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट, बैक्टीरियल सेल्स आर मेड, उनको तैयार किया गया कि उनको किसी भी एक्सपेरिमेंट के में ट्रीट किया जा सके। कैसे? बाय ट्रीटिंग दैम, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए उनको ट्रीट किया जाएगा। कैसे? विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन, ऐसे कंपाउंड्स जो डाइवैलेंट है, जिनकी वैलेंसी 2 है, कैटायन है, राइट। रीजन है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स विद डाइवैलेंट कैटायन इंक्रीजेस द एफिशिएंसी
with which the DNA enters the bacterium through pores in its cell. बैक्टीरियल सेल्स का जो राइट जो आंसर जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि जो बैक्टीरियल सेल्स को जब डाइवैलेंट कैटायंस के साथ ट्रीट किया जाता है बच्चों, ठीक है, जब इनको ट्रीट किया जाता है उस समय पर आकर के इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट। तो द एफिशिएंसी बढ़ with which increases the efficiency with which the DNA enters the bacterium through pores in its cell walls, right। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोबारा कहेंगे तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं है। मुझे फिर डाउट होता है एक बार कि मुझे शायद इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा एक एवरेज स्टूडेंट को शायद कहीं पर डिफिकल्टी दे सकती है। बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट, असर्शन में देखिए बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट, उनको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, दे आर मेड कॉम्पिटेंट, दे आर प्रिपेयर्ड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग देम, उनको ट्रीट करके किससे ट्रीट करेंगे, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, डाइवैलेंट कैटायंस होते हैं, राइट। उनके खास पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रीट करके बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। और उसका जो रीजन दिया है वो ये रीजन ये दिया है कि बैक्टीरियल सेल का ट्रीटमेंट जब डाइवैलेंट कैटायंस के साथ किया जाता है तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बैक्टीरियल सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और एफिशिएंसी बढ़ने से क्योंकि पूरी सेल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बैक्टीरिया के अंदर आसानी के साथ कोई भी डीएनए एंटर किया जा सकता है, उनकी सेल वॉल्स के छोटे छोटे पोर्स से होकर, ठीक। तो मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि द आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट, इंक्रीज द एफिशिएंसी इज द परफेक्ट, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, आंसर जो होगा इसका दैट विल बी ए ऑप्शन। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। तो मैं समझता हूं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया, असर्शन एंड रीजनिंग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which enzymes are used for the isolation of DNA from the following? Number 1, फंगस, इसका आंसर है काइटिनेज, एंड प्लांट सेल्स इसका आंसर है सेल्यूलेज। ये वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन। करेक्ट 5 कॉमन एग्जांपल ऑफ palindromic DNA sequence by consulting your teacher. Better to create a palindromic sequence by following base pair rules. यहाँ पर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है आपको सिंपल, बहुत ही आसान, आपको पहले से जानकारी है कि ऑलवेज सॉरी या स्लाइड थोड़ा आगे चला गया है, मैं इसको बैक करने की कोशिश करता हूं ताकि आप, लेकिन यहां पर जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए, आप लोगों को इसको मैं परफेक्ट करके स्लाइड को तब मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर मैं दोबारा से उसी स्लाइड पर वापस आना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं उसको। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो स्लाइड है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि बेस पेयर रूल्स क्या होते हैं। एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद थायमिन विद द हेल्प ऑफ ए डबल बॉन्ड, एंड साइटोसिन is always joined with guanine, right? So it will be very easier for you to make the
बेस पेयर सीक्वेंस, क्योंकि एडेनिन को हमेशा थायमिन के साथ ही जोड़ना है, थायमिन को हमेशा एडेनिन के साथ ही जोड़ना है, साइटोसिन को हमेशा ग्वानिन के साथ ही जुड़ना है और ग्वानिन को हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ना है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बाय फॉलोइंग बेस पेयर रो इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेबोरेट द वर्क ऑफ कोहेन बॉयड दैट कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे डायग्राम के थ्रू ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले इस डायग्राम पे आपको कंसंट्रेट करना चाहूंगा। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1972, मैंने आपको बताया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जीन कब बनाया गया था, 1972 में तैयार हो गया था। कैसे हुआ था, यही तो अब आप लोगों के सामने आ रही है ये कहानी। आइसोलेटेड जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। The cleaved DNA was attached to the plasmid DNA. देखिए ये है DNA राइट, और ये है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि सर्कुलर होते हैं, जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है या आप लोग उसको वेक्टर कहते हैं। अब with the help of enzyme restriction इसको सिंपली छोटे छोटे पीस में कट कर लिया गया। ये कट करे हुए सीक्वेंसेस आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और ठीक इसी तरह से इनमें भी प्लाज्मिड में भी काट करके जगह बना ली गई। तो ये सब किया गया मॉलिक्यूलर सीजर्स नाम के उस एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियेज नाम के उस एंजाइम की हेल्प से, राइट। अब हमारे पास एक कटा हुआ डीएनए का सेगमेंट है और एक हमारे पास प्लाज्मिड का कटा हुआ पीस है, जिसमें ये सेगमेंट उठा करके बहुत आसानी के साथ यहां से लेकर के और इसमें फिट किया जा सकता है, और ये फिट कर दिया गया। ये तैयार हो गए 3 नए रिकॉम्बिनेंट जीन्स, जिनको एंटर करा दिया गया बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, और ये सेल्स लगातार मल्टीप्लाई हो रही है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों प्लाज्मिड्स लिए हुए 3 तरह की नई ट्रांसजेनिक सेल्स। तो नए कॉम्बिनेशंस बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर के थ्रू तैयार किए गए नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस वाज द वर्क ऑफ कोहेन बॉयर, राइट, जिस वर्क ने तहलका मचा दिया था दुनिया में। और सबसे पहले जिस वक्त रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, उसके बाद तो सारे रास्ते आसान होते चले गए और मेडिकल फील्ड्स और ना जाने कितने फील्ड्स में सफलताओं के नए नए आयाम खुलते चले गए। बच्चों, ये सब था बायोटेक्नोलॉजी का प्रभाव। इस कंट्रीब्यूशन को जो 1972 में हुआ कभी भी भूला नहीं जा सकता। आप लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, रिवाइज करते रहिए, लिख लिख कर देखते रहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।